शानदार 10 में आज हम सबसे पहले आपके सामने हिंदुस्तान की उस हाईटेक एक्सप्रेस की झलक दिखाने जा रहे हैं जो पटरी पर राजीव भाई 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी और वो भी बिना इंजन के। चलिए, बुलेट ट्रेन का इंतजार था और इंतजार काफी लंबा हो चुका है, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं चेन्नई में तैयार हो रही इस ट्रेन की और इसमें क्या कुछ खास है और इसे पटरी पर उतारने में कितना वक्त लगेगा। इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए और समझिए। राजधानी शताब्दी टेल्को रह जाएगी पीछे। एक 180 की स्पीड से दौड़ेगी बिना इंजन वाली ट्रेन। आ गई मोदी की हाईटेक एक्सप्रेस। रफ्तार पर नई सौगात। यह हिंदुस्तान के लिए दौड़ती खुशखबरी है। 125 करोड़ लोगों के लिए रफ्तार वाली नई सौगात है। जिस ट्रेन का आपको बेसब्री से इंतजार है वो ट्रेन तैयार हो चुकी है। उसका नाम है ट्रेन 18। ये देश का पहला ऐसा ट्रेन सेट है जिसे देश भर में शताब्दी ट्रेनों की जगह पर चलाने की योजना है। अब जरा इस बेहद खास ट्रेन की झलक देख लीजिए। कुछ कुछ दिल्ली मेट्रो जैसी और कुछ कुछ बुलेट ट्रेन की तरह। जितनी देखने में खूबसूरत उससे भी ज्यादा खूबियों से भरी है ये ट्रेन। मेक इन इंडिया के तहत बनने वाली इस ट्रेन सेट ट्रेन 18 की खासियत क्या है, अब आपको वो बताते हैं। ये ट्रेन सेट पूरी तरह एयर कंडीशनड होगी, यानी फुल्ली एसी ट्रेन। इसके सभी कोच एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। इसमें हवाई जहाज की तरह आरामदेह सीटें होंगी। हर सीट पर डिफ्यूजर लाइट लगी होगी जिससे बिना किसी दूसरे पैसेंजर को परेशान किए अपनी सीट पर किताब पढ़ी जा सकती है। ट्रेन सेट में वाईफाई की सुविधा भी होगी। ट्रेन सेट में बेहतरीन नजारे के लिए बड़ी बड़ी खिड़कियां होंगी। स्टेशन आने से पहले एलईडी स्क्रीन पर स्टेशन का नाम दिखेगा। जिस तरह मेट्रो रेल रुकने या चलने में बिल्कुल कम वक्त लेती है, उसी तरह ट्रेन सेट भी फौरन रुकेगी और फौरन स्पीड पकड़ लेगी। इसके अलावा इसमें वर्ल्ड क्लास मॉड्यूलर टॉयलेट भी होंगे। इस ट्रेन को 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने के लिए तैयार किया गया है। 17 अक्टूबर को इसका सफल ट्रायल भी हो गया है। अब खबर है कि अगले 2 महीने में इसका ट्रायल दिल्ली भोपाल रूट पर किया जाएगा। ये वही रूट है जिस पर देश की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। रेलवे सूत्रों से खबर है कि ट्रेन 18 को नवंबर तक उत्तर रेलवे को सौंप दिया जाएगा। इसके बाद नवंबर और दिसंबर में इसके ट्रायल होंगे। रेलवे का टारगेट इस ट्रेन को जनवरी 2019 में पब्लिक के लिए चलाना है। दिल्ली से मनोहर केसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो शिरीन, हिंदुस्तान में नई नई तकनीक आ रही है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, लेकिन लोगों की सोच, समझ, तरीका और आदत में बदलाव ना के बराबर दिखता है। वाकई 3 दिन पहले की अगर बात करें तो अमृतसर में ट्रेन से कटकर 59 लोग मारे गए। लेकिन लापरवाही का आलम यह है कि लोग अपनी आदतें सुधारने को ही तैयार नहीं है। अमृतसर के दशहरा मेला में जो हुआ उसे पूरे देश ने देखा। लेकिन अब जरा वो भी देख लीजिए जो हमारे देश में रोज होता है, लेकिन ना ही किसी को डर लगता है, ना ही किसी को कोई परवाह है। ये तस्वीरें देखिए, ट्रेन सीटी बजा रही है और लोग रेलवे क्रॉसिंग पर रुकने को तैयार ही नहीं। ना पैदल चलते लोग, ना साइकिल वाले, ना ही बाइक वाले और ना ही कार वाले। बेचारा गेटमैन लाल और हरी झंडी लेकर खड़ा है, इंतजार कर रहा है कि लोग रेलवे क्रॉसिंग से गुजर जाएं, तो वो ट्रेन को हरी झंडी दिखा दे।
कई मिनट बीत गए लेकिन कोई रुकने को तैयार नहीं। ट्रेन बिल्कुल करीब आ गई है, लेकिन मोटरसाइकिल वाले भाई साहब को फिर भी चिंता नहीं। ट्रेन के सामने से वो अपनी मोटरसाइकिल भगाकर चले गए। ये तस्वीरें कहाँ की हैं? सवाल इसका नहीं है, सवाल इस बात का है कि ऐसी तस्वीरें हम और आप आए दिन देखते हैं, लेकिन अपनी आदत सुधारना कोई नहीं चाहता। जरा पटना की इन तस्वीरों को देखिए। फाटक बंद है, लेकिन साइकिल वाले भाई साहब क्रॉसिंग पार कर गए। ऐसा नहीं कि छोटी जगहों में ही ऐसा होता हो, मुंबई में भी हमें कुछ ऐसी ही तस्वीरें मिली। मुंबई के चूना भट्टी रेलवे फाटक पर भी लोग बंद फाटक पर धड़ल्ले से क्रॉसिंग पार करते दिखे। सवाल यह है कि जब हम ही सुधरने को तैयार नहीं, जब हमें ही अपनी जान की कोई फिक्र नहीं, तो फिर किसी हादसे के बाद हाय तौबा क्यों मचाई जाती है? हम यहाँ ये साफ कर दें कि इस रिपोर्ट के जरिए हम किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहे। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। मुंबई से उर्वशी खोना और पटना से शिवपूजन झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो अमृतसर में जो मौतें हुई उसकी जिम्मेदारी किसकी थी, इस सवाल का जवाब अभी भी ढूंढा जा रहा है। लेकिन अब बात करते हैं उस हाई प्रोफाइल मौत की जिसने बीते 14 घंटे से लखनऊ पुलिस की नींद उड़ाकर रख दी है। हम बात यूपी के विधान परिषद सभापति के बेटे की मौत की कर रहे हैं, जो पोस्टमार्टम के बाद एक कत्ल साबित हुआ है। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस मामले में कातिल कोई और नहीं है, बल्कि खुद अभिजीत यादव की मां ही है। जी हां, एक मां ने अपने बेटे की हत्या क्यों की, पुलिस अब इसी सवाल का जवाब तलाशने में जुटी हुई है। रविवार की सुबह लखनऊ के लिए भूकंप सा लेकर आई। सुबह सवेरे जैसे ही यूपी विधान परिषद सभापति रमेश यादव के बेटे अभिजीत यादव की मौत की खबर फैली, शहर में हड़कंप मच गया। मामला सियासी नेता के बेटे का था, लिहाजा पुलिस आनन फानन में हजरतगंज के दारुल शफा इलाके के फ्लैट नंबर 137 यानी रमेश यादव के घर आ पहुंची। घरवालों ने पहले तो पुलिस को बताया कि मौत की वजह हार्ट अटैक है, लेकिन जब घरवाले जल्दबाजी में शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे तो पुलिस को शक हुआ। पुलिस को संदेह होने पर पंचायतनामा उनका भरा गया और शव को पीएम के लिए भेजा गया। आज शाम को पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुई। पीएम रिपोर्ट में स्ट्रैंगुलेशन पाया गया है। इस प्रकार गला घोंटने से उनकी मृत्यु पाई गई है। जी हाँ, मामला कत्ल का था, लेकिन खुद पुलिस हैरान रह गई ये जानकर कि 24 साल के अभिजीत यादव की गला दबाकर हत्या किसी और ने नहीं की, बल्कि उसकी मां ने की थी। ये वही मां थी जो पहले अपने बेटे की हत्या की साजिश का शक जता रही थी। मेरे बेटे को मारने की साजिश की गई। किसने की मारने की साजिश? किसने की मारने की साजिश? हमारे पति रमेश यादव ने। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो मीरा यादव ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और कहा कि उन्होंने ही अपने बेटे को मौत के घाट उतारा है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि एक मां ने अपने बेटे को क्यों कत्ल किया। दरअसल मीरा यादव ने पुलिस को जो बयान दिया उसके मुताबिक अभिजीत नशे की हालत में था। अभिजीत शराब पीकर घर में हंगामा करता था। हत्या वाली रात भी वो घर में शराब पीकर आया और हंगामा कर रहा था। बार बार हंगामे से तंग आकर मीरा यादव ने गला दबाकर बेटे को मार डाला। पुलिस मौके पर पहुंची थी तो उनके परिवारीजनों ने बताया कि उनकी मृत्यु स्वाभाविक हुई है, इसलिए कोई कार्रवाई करना नहीं चाहते हैं। किंतु पुलिस को संदेह हुआ। इस आधार पर पुलिस ने उनका पंचायतनामा भरा। उसके बाद शव को पीएम के लिए भेजा। पीएम रिपोर्ट में पाया गया कि उनकी मृत्यु गला दबाकर की गई है, स्ट्रैंगुलेशन पाया गया। उसके बाद पुलिस विवेचना में जुटी और साक्ष्य जुटाना शुरू किया। उनके परिवारीजनों से बात की, उनकी मदद से भी गहन पूछताछ की गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि कल रात में उनका बेटा नशे की हालत में उनके साथ विवाद कर रहा था, अभद्र व्यवहार कर रहा था। इसी के बाद उन्होंने यह घटना कारित किया है। मीरा विधान परिषद सभापति रमेश यादव की दूसरी पत्नी है और मीरा यादव के दो बेटे अभिजीत और अभिषेक हैं। अभिजीत के बड़े भाई अभिषेक ने ही हत्या का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने मीरा यादव को गिरफ्तार किया। हालांकि मीरा यादव पुलिस के सामने लगातार अपना बयान बदल रही है। इस पूरे हत्याकांड में प्रॉपर्टी विवाद की बात भी सामने आ रही है।
फिलहाल पुलिस सभी एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। रवि कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, लखनऊ। राजीव भाई, बात करते हैं बिहार की, जहां पर मुंगेर जिले में AK-47 बरामद होने के मामले की जांच NIA ने संभाल ली है और इस सिलसिले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम मुंगेर पहुंच भी चुकी है। बिल्कुल, और NIA का मुख्य मकसद जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से गायब हुई उन 70 AK-47 राइफलों का पता लगाना है, जिनमें से करीब 2 दर्जन अब तक बरामद हो चुकी हैं। सबसे बड़ा केस वर्सेस सबसे बड़ी एजेंसी। करीब 1 महीने की माथापच्ची के बाद और मुख्य आरोपी मंजर आलम की गिरफ्तारी के बाद भी बिहार पुलिस जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से गायब हुई AK-47 राइफलों का केस नहीं सुलझा सकी, तो आखिरकार मामला NIA को संभालना पड़ा। इस सिलसिले में NIA की एक टीम बिहार के मुंगेर पहुंच चुकी है। मुंगेर पहुंचते ही NIA की टीम ने उन तमाम जगहों का दौरा किया जहां से अब तक तकरीबन 22 AK-47 राइफल बरामद किए जा चुके हैं। इस टीम में 13 सदस्य हैं और इनका नेतृत्व DSP NK मालवीय कर रहे हैं। NIA इस सिलसिले में जमालपुर और मुफस्सिल थानों में दर्ज 6 मामलों की जांच करेगी। NIA अगर चाहेगी तो इस केस में मुंगेर पुलिस से भी मदद ले सकती है। हर मामले में अब तक 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। NIA ने बिहार पुलिस से सभी आरोपियों के बयान की कॉपी भी हासिल कर ली है। बिहार पुलिस की जांच में इतना तो साफ हो गया कि AK-47 कांड के तार न सिर्फ बिहार में बल्कि कई दूसरे राज्यों में भी फैले हुए हैं, जैसे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के कई हिस्से, जबलपुर, यहां तक कि झारखंड में। इसी बाबत ये पूरा का पूरा मामला NIA को सौंप दिया गया है। यही नहीं, AK-47 हथियार न सिर्फ नक्सलियों को मुहैया कराए गए बल्कि ये भी पता चल रहा है कि कई नेताओं को भी दे दिए गए। बता दें, मुंगेर के बरदह गांव में बड़ी संख्या में राइफल मिली थी, जिसके बाद बिहार सरकार ने मामले की जांच NIA से कराने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा। गृह मंत्रालय ने भी इस मामले की जांच NIA को सौंप दी। अब इस मामले में NIA से सभी को बड़े खुलासों की उम्मीद है। पटना से शिव पूजन झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब आपको फैक्ट्री से 70 से ज्यादा AK-47 गायब हुई और कैसे वो नक्सलियों और नेताओं तक पहुंचाई गई। सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर इस मामले का खुलासा कैसे हुआ। बीते 2 महीने में AK-47 नाम के इस राइफल ने बिहार पुलिस की नींद उड़ा दी है। एक तो सूबे में हत्याओं में अब AK-47 का इस्तेमाल बढ़ने लगा है और दूसरा ये कि रह रहकर बिहार में AK-47 राइफलें बरामद हो रही हैं। मुंगेर के बरदह गांव से बरामद हुई 20 AK-47 राइफलों और राइफल के कलपुर्जों ने तो बिहार में हड़कंप मचा दिया। लेकिन ये मामला शुरू हुआ था अगस्त के आखिरी हफ्ते में। दरअसल इसी साल 29 अगस्त को बिहार के जमालपुर के जुबली वेल चौक के पास पुलिस ने मोहम्मद इमरान नाम के शख्स को 3 AK-47 राइफलों के साथ गिरफ्तार किया। इमरान से पूछताछ के बाद शमशेर आलम और रिजवाना की गिरफ्तारी हुई और वहां से 3 और AK-47 राइफलें बरामद हुई। 3 लोगों की गिरफ्तारी और उनके पास से तकरीबन 6 AK-47 राइफलों का मिलना, जाहिर तौर पर मुंगेर पुलिस के होश उड़ गए। जब इनसे गहन पूछताछ की गई तो पता चला कि जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से तकरीबन 70 AK-47 राइफल गायब कर दिए गए हैं। जाहिर तौर पर ये खबर न सिर्फ बिहार पुलिस के लिए बल्कि पूरे मध्य प्रदेश सरकार के लिए एक धमाके की तरह था। इस मामले में जबलपुर ऑर्डिनेंस डिपो के सीनियर स्टोर कीपर सुरेश ठाकुर, पुरुषोत्तम लाल रजक और उसके बेटे शिवेंद्र को भी गिरफ्तार किया गया। इसके बाद मुंगेर में AK-47 की तलाशी के लिए छापेमारी का दौर शुरू हुआ। छापे के दौरान मुंगेर के बरधा गांव के एक कुएं से
12 AK-47 बरामद किए गए। इसी कड़ी में मंजर आलम की गिरफ्तारी भी हुई, जो हथियारों का पुराना तस्कर है। मंजर आलम ने पुलिस को बताया कि उसने शमशेर के माध्यम से तकरीबन 22 AK-47 हथियार लिए, जिसमें से तकरीबन 20 AK-47 हथियार वो अपराधियों और नेताओं तक पहुंचा चुका है। 2 AK-47 हथियार मंजर आलम के पास से पुलिस ने बरामद किया। अब NIA को बाकी के बचे तकरीबन 50 AK-47 राइफल की तलाश है, जो अपने आप में बेहद चुनौतीपूर्ण काम है। पटना से कैमरामैन निशांत के साथ शिवपूजन झा, इंडिया न्यूज के लिए। तो चलिए, अच्छी बात यह है कि 20 AK-47 राइफलें बरामद हो गई, लेकिन बात अगर क्रिकेट के मैदान की करें तो वहां पर एक AK-47 भारी पड़ रही है विरोधी टीम पर। हम बात कर रहे हैं यहां पर सुशांत विराट कोहली की। उनका बल्ला बोला और भारतीय टीम मैच जीती, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो कुछ बोला उससे तूफान सा मच गया क्रिकेट वर्ल्ड में। बिल्कुल, विराट कोहली रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और ऐसे में वो ये कह दें कि अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है क्रिकेटिंग करियर में, तो सवाल तो उठेंगे कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर इसको आगे से समझाएंगे कि इसके क्या मायने हैं। जीत के बाद मिली खुशी, चेहरे पर भी मुस्कान, लेकिन ये क्या, विराट ने गुवाहाटी में सबका दिल तोड़ने वाला दे दिया बड़ा बयान। I have few years left in my career to enjoy this sport. Playing for your country is a matter of pride. It's a huge honor. So you can't afford to take any game lightly, and you have to be honest to the sport. That's when the sport gives you back. आखिर कोहली क्यों कह रहे हैं करियर में बचे हैं सिर्फ कुछ साल? 30 साल की उम्र से पहले आखिर क्यों आया विराट के जहन में क्रिकेट छोड़ने का ख्याल? क्योंकि ना तो उम्र ही कोई परेशानी है और ना ही 60 इंटरनेशनल शतक पूरा करने के बाद कोई उन पर फॉर्म के लिहाज से सवाल उठा सकता है। I have few years left in my career to enjoy this sport. I give my 120% in the field with the bat and while I field as well. That's my basic thinking, and the intensity can never drop because you're playing for India. Not everyone gets to do that, so I think it needs to be respected. विराट के सिद्धांतों को समझना फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि कप्तान के साथ इस टीम में खेल रहे पूर्व कप्तान की उम्र और फॉर्म कुछ अलग ही इशारा करती है। इन दो तस्वीरों को देख उम्र के लिहाज से विराट का क्रिकेट छोड़ना कुछ क्या 8 साल तक नहीं बदला, लेकिन पिछले 2 सालों में शायद विराट की इंजरी रिपोर्ट और सीरीज से ब्रेक कुछ कहानी समझा रहे हैं। – 2017 में धर्मशाला टेस्ट नहीं खेले, विराट के कंधे में चोट थी। 2018 में श्रीलंका में निधास ट्रॉफी नहीं खेली, विराट ने लिया था कमर दर्द के चलते आराम। 2018 में ही अफगानिस्तान टेस्ट नहीं खेले विराट, गर्दन में चोट से थे परेशान। 2018 इंग्लैंड दौरे में टेस्ट सीरीज के दौरान कमर दर्द की हुई परेशानी, टेस्ट सीरीज खेले लेकिन एशिया कप में लिया आराम। राजीव, ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई ऐसा होने वाला है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला। इसका खुलासा किया शिरीन राजकुमार शर्मा ने, जो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। आप ही सुनवा दीजिए क्या कुछ कहा है राजकुमार। बिल्कुल, राजकुमार शर्मा जी ने आखिर इस विराट कोहली के बयान पर क्या कुछ कहा है, वो जरा सुनते हैं। कई बार आप कहना कुछ चाहते हैं और आपको वर्ड्स नहीं मिलते, तो फ्यू इयर्स मेंट की अनदर 8 to 10 years। मैं बहुत विश्वास रखता हूं भगवान में, बस भगवान से यही दुआ करूंगा कि भगवान उनकी फिटनेस बनाए रखे। और अभी तक टचवुड, ये जो छोटी मोटी इंजरीज की बात अभी हुई, जैसे मैंने देखा कि उनकी गर्दन में दर्द था या कमर में दर्द था, तो वो माइनर निगल्स हैं और कोई ऐसा परेशानी की बात नहीं है। और अभी कम से कम 8 से 10 साल विराट कोहली देश के लिए ऐसे ही खेलते रहेंगे, ऐसे ही इंडिया को मैच जिताते रहेंगे, इसमें कोई मुझे 1% भी डाउट नहीं है। तो ये अच्छी बात है कि विराट कोहली के करियर पर ब्रेक नहीं लगने जा रहा, लेकिन दमदार 10 में बात एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो दीपिका और रणबीर की शादी का भी जरा